हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में। तो चलिए आज हम क्लास जो सेशन है वो महत्वपूर्ण भी होने वाला है। इसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि देख रहे हैं, ग्लैंड्स ग्रंथि को आज हम कवर कराने वाले हैं। ग्लैंड से कम 5 से 6 नंबर प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप, सभी में ये बायोलॉजी से ये प्रश्न रहता ही रहता है। तो चलिए आज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए आज बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो चेहरा है ये कोई जाना पहचाना तो नहीं लग रहा है। जैसा कि तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है, जैसा कि खान सर आप जानते ही हैं। खान सर का ये पीडीएफ बनाया गया है और इसी को हम लोग, जैसे मानचित्र विशेषज्ञ है, इन्हीं का हम पीडीएफ को हम कराने जा रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स को हम बारीकी से देखने जा रहे हैं। एक एक लाइन को आप यदि बारीकी से देख लिए तो एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए पहला आता है, इसमें जो कहा गया है ग्लैंड्स होता क्या है। ग्लैंड्स ग्रंथि, ग्लैंड्स को हम लोग हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। यह एक थैली की आकार की रचना होती है जिसमें एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं, उसी को तो हम लोग ग्लैंड्स कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस पे बने रहिए। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक पर है सभी का ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप चैनल को छोड़ करके मत भागिएगा और वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। चलिए अगले आ जाते हैं। जो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। तो ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और एक आता है मिक्स ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियाँ। तो हम बारीकी से एक एक करके देखते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ या नलिका युक्त ग्रंथियाँ क्या होती है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ या नलिका युक्त ग्रंथियाँ, उसी को दूसरा नाम है। अब आता है, इसमें एंजाइम निकलता है, इसमें नलिका या ड्यूट पाया जाता है, इसीलिए इसको नलिका युक्त ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाता है जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ को अन्य किसी नाम से जाना जाता है, तो नलिका युक्त ग्रंथियाँ। और किस ग्रंथियाँ से एंजाइम स्रावित होता है, तो आपको आंसर आ जाएगा कौन सी ग्रंथियाँ, तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता है। श्वेत ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ, दूध ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, आंसू, मोम, पसीना, कीचड़, ये सब जो है जितने भी है सीबम, जितने भी हम लोग को जो नाक से, आँख से या जितने भी कान से जितने भी मोम आते हैं, ये सब किसके ग्रंथि के द्वारा निकलता है? ये निकलता है बहिस्रावी ग्रंथियाँ के द्वारा। बहिस्रावी ग्रंथियाँ निकलता है, इसी से निकलता है। चलिए समझ में आ गया होगा। तो पूछा जाएगा आंसू किस ग्रंथिया से निकलता है, तो ये बहिस्रावी ग्रंथिया हो गया। दूध किस ग्रंथि से निकलती है, तो बहिस्रावी ग्रंथि से निकलती है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब आता है यकृत। यकृत क्या होता है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जो बहिस्रावी है। यह उदर गुहा में दाहिने ओर पाई जाती है। उदर गुहा जिसको हम लोग पेट कहते हैं, दाहिने ओर पाया जाता है। यह फाइब्रोनोजेन तथा हिपेरिन का संश्लेषण या निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन होता है, तो यकृत होता है, याद कर लीजिएगा, यही से क्वेश्चन बनता है। यह उदर गुहा की किस साइड स्थित रहता है, तो दाहिने साइड में स्थित रहता है। उसके पास आ जाएगा, इसमें क्या क्या निर्माण होता है, तो फाइब्रोनोजेन निर्माण होता है और हिपेरिन का निर्माण होता है इसमें। चलिए आगे आता है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपापचय तोड़ फोड़ करती है। तो इसमें जो मूल रूप से इसका तोड़ फोड़ किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का तोड़ फोड़ होता है। जो विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं वे यकृत में जाकर पाचित होते रहते हैं, जैसा कि विटामिन ए, विटामिन डी। यकृत अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही पुनः निर्माण कर लेती है। शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में पाया जाता है। यकृत से बिलियन द्रव निकलता है जो पित्त रस को हरा कर देता है। यकृत से इतना महत्वपूर्ण VVI टॉपिक, ये प्रत्येक लाइन एग्जाम के दृष्टि से मायने रखता है, इसीलिए आप इसको दोबारा तिबारा देख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है जी, यकृत का निर्माण, यकृत में जो होता है द्रव, उसका किसके कारण जो होता है ये हरा दिखाई देता है। पित्त जो होता है किसके कारण हरा होता है? बिलीवर्डिन द्रव के कारण हरा दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यकृत में बिलिरुबिन नामक द्रव पाया जाता है जिसकी अधिकता पीलिया हो जाती है, जिसके कारण लोगों का शरीर पीला पड़ जाता है, आंखें पीला पड़ जाता है।
किसके कारण? तो बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण होता है पीलिया नामक रोग? तो बिलिरुबिन के कारण होता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। यकृत ग्लूकोज के ग्लाइकोजेन में बदल देती है। अतः यकृत के निष्क्रिय खराब हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा, कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से स्टेरॉयड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? रासायनिक रूप से स्टेरॉयड्स होते हैं। अगला आता है भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के जांच करने के लिए व्यक्ति के यकृत की जांच की जाती है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मीजोड्रम में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यही वाला लाइन। जो जहर दे करके जो व्यक्ति को मार दिया जाता है उसकी जांच यकृत से ही पता लग जाता है कि वाकई में इस व्यक्ति का मौत कैसे हुआ है। और भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, उसका निर्माण जो होता है यकृत के मीजोडर्म कोशिका में ही होता है। और बाद में चल करके आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग बोन मैरो अगले वीडियो में हमने बता दिया है। इसी तरह का वीडियो सभी अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, जैसा कि यह पिक्चर में दिया गया है सभी कुछ। अब आता है, हो गया, इससे हार्मोन निकलता है जिसमें नलिका नहीं होती है। इसमें हार्मोन निकलता है जिसमें नलिका नहीं होती है। अतः इनका मार्ग निश्चित नहीं होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स रक्त में जाकर मिल जाते हैं, जैसा हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, गोनाड, पीयूष। ये सब का कोई रास्ता भी फिक्स नहीं होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या न होती है। ये बहुत भी आया है क्वेश्चन, जो कितनी संख्या में अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। बहिस्रावी हो गया, अंतःस्रावी अब बच गया ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। यकृत अर्थात बाह्य स्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि आ जाता है। तो पीयूष ग्रंथि आता है पहला। यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी है। इसका भार 0.6 होता है। यह मस्तिष्क का अधर तल बीचों बीच पाया जाता है। तो चलिए, यहाँ जो कहा था पीयूष ग्रंथियाँ, तो पीयूष ग्रंथि का जो भार होता है वो कितना होता है? 0.6 ग्राम रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है और आने की भी संभावना होती है। ये रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में काफ़ी बार पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड्स की वजन कितना होता है? तो 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क का अधर ताल बीचों बीच में पाई जाती है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। इसे मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर जो होता है ना क्रियाकलाप, यही नियंत्रित करता है। इसमें 11 हार्मोन निकलते हैं। बहुत भी आए, मास्टर ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं? तो 11 हार्मोन निकलते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। जैसा कि ये मस्तिष्क है, प्यूटरी ग्लैंड्स देख लीजिए कहाँ पे पाया जाता है। यही प्यूटरी ग्लैंड्स है। प्यूटरी ग्लैंड्स का जो भाग होता है यही होता है, और यहीं पर ये जो है प्यूटरी ग्लैंड्स पाया जाता है। इसका जो वजन होता है 0.6 होता है। इससे 11 हार्मोन स्रावित होते हैं, और इसका आकार जो होता है सेम के बीज के जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? सभी 11 हार्मोन को हम बारीकी से देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से? TSH। इसका कभी कभार फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है, जो कि आप लोग बारीकी से देख लीजिए। इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकालने में उत्तेजित करता है। जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है तो यह थायरोक्सिन नहीं बनाता है, और बीमारी जो हो जाता है वह घेंघा से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ दिया जाता है, जो थायराइड ग्लैंड्स में किसकी कमी होती है? आयोडीन की कमी होती है, या किसकी कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। अब इसी का उल्टा है STH, सोमेटोफोरिन हार्मोन्स। यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से बौनापन तथा अधिकता से व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है। तो पूछेगा जो व्यक्ति किस हार्मोन्स के कारण लंबा या बौना हो जाता है, तो इसका जवाब आएगा STH। STH। अगला आ जाता है हमारा LTH। LTH में हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं? तो LTH कहता है लिक्टोट्रोपिक हार्मोन्स। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होता है। अर्थात जिस जानवर को दूध उतारा जाता है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिला करके उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वह काफ़ी मात्रा में दूध को स्रावित कर देता है।
ऑक्सीटोसिन लेबर पेन को कम करता है। इसे बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है लेबर पेन को कम कर देता है। अब आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ पे जैसे दिखाया गया है माइंड में कहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, और उसके बाद हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ। यह अंतःस्रावी ग्रंथिया को हार्मोन स्रावित करने में उत्तेजित करता है, इसीलिए सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहा जाता है इसको। हाइपोथैलेमस या मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है या सुपर मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अब आता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पिलियन ग्रंथि जो कहाँ होता है माइंड में, ये देख लीजिए पीनियल ग्रंथि, ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है एरो का लगा हुआ है, यही पीनियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे की ओर आता है हमारा, यह सबसे छोटा होता है। पीनियल ग्लैंड्स जो होता है ना सबसे छोटा होता है। थर्ड आई बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल ग्लैंड्स भी कहते हैं इसे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो नींद लाने में सहायता करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है जो किस ग्रंथि के कारण व्यक्ति को नींद आता है, तो ये पीनियल ग्लैंड्स के कारण होता है, जिसको बायोलॉजिकल ग्लैंड्स भी कहते हैं, थर्ड आई ग्लैंड्स भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, जिसके कारण मेलाटोनिन नामक हार्मोन होता है। और किस हार्मोन के कारण व्यक्ति को नींद आता है, तब मेलाटोनिन के कारण होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला आता है थायराइड्स या अबटू ग्रंथि। उसी का नाम है थायराइड, जो गला में पाया जाता है, या अबटू ग्लैंड कहे या थायराइड ग्लैंड कहे, दोनों सेम होता है। जो गला में पाया जाता है, गला में देख लीजिए कहाँ पे पाया जाता है थायराइड ग्लैंड्स। अब आता है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गुलाबी रंग के आकार का होता है। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है थायराइड्स ग्लैंड्स होता है। यह गुलाबी रंग के एच आकार की होती है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। आयोडीन के कमी के कारण यह ग्रंथि फूल जाता है या सूज जाता है, जिस बीमारी को घेघा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। इसे कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित कर देता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये थायराइड्स ग्लैंड्स है। यही थायराइड्स ग्लैंड्स शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जो होता है वह मस्तिष्क में पाया जाता है, जो सबसे छोटी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो होती है थायराइड्स होती है। ये एच आकार की होती है। यही जब बढ़ जाता है तो ये घेघा का रूप ले लेता है, जो गलकंड होता है, ग्वाइटर रोग होता है, इसी के कारण हो जाता है, जैसे कि देख रहे हैं आप। अब आता है वो पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्लैंड्स जैसा कि देख रहे हैं। अब पाराथायराइड्स ग्लैंड्स क्या होता है, जो यहाँ पे ज्वाइंट दिख रहा है वो सब पाराथायराइड्स ग्लैंड्स है। यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि थायराइड के ठीक पीछे भी होता है। इसकी संख्या 4 होती है। यह पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहती है। अर्थात ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी ग्लैंड्स का नियंत्रण पीयूष या मास्टर ग्लैंड्स करता है, लेकिन वह कौन सा ग्रंथि है जिसका ये नियंत्रित नहीं करता है, तो ये पाराथायराइड्स ग्लैंड्स हो जाएगा, जिसका नियंत्रण पीयूष ग्लैंड्स के आवश्यकता से बाहर है। अब आ जाता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड्स क्या होता है, यह वक्ष गुहा छाती में पाया जाता है। इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, किंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद यह कार्य करना बंद कर देता है, जैसा कि दिख रहा है। अब आता है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होता है, अधिवृक्क होता है, जो बॉडीगार्ड ग्लैंड्स की नाम से भी जाना जाता है। इसको 4S3F कभी कह दिया जाता है। इसे आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसे एड्रीनल नामक हार्मोन निकलता है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन या अधिवृक्क को आपातकालीन ग्रंथि भी कह दिया जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड कहा दिया जाता है। अब आता है यह हार्मोन
यह हार्मोन रक्तचाप बीपी को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लरो या उरो के नाम से जाना जाता है, हार्मोन्स कहते हैं। इसे जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन्स, डू और डाई हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अधिवृक्क से रेनिन नामक हार्मोन भी निकलता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अतः रक्तचाप को नियंत्रित करने में अधिवृक्क तथा थायराइड महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लरो या मरो किसको कहा जाता है? अधिवृक्क को कहा जाता है। अब ये आ जाता है जनन ग्रंथियाँ, ग्वाइनेड ग्लैंड्स। वैसी ग्रंथि जो जनन की क्रिया में भाग लेती है उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे ओवरी, टेस्टिस कहा जाता है। जैसे कि देख रहे हैं ओवरी टेस्टिस क्या दिया गया है, इसमें जो जो भाग लेते हैं सभी को हम लोग, जैसा कि इसको ओवरी कहा जाता है, इसको टेस्टिस कहा जाता है। जितने भी लैंगिक हार्मोन्स होते हैं, सेक्स और हार्मोन्स होते हैं, वो जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, वे सभी स्टेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं। मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड्स क्या होते हैं? यह ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्राव करती है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों के गुण देखे जाते हैं, अतः इसे मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं। अपनी जाना, जो एक बहिस्रावी ग्रंथि होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, लेकिन एगो मिक्स ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी मिक्स ग्लैंड्स दोनों का गुण पाया जाता है। जैसे कि एक ही है, उसका नाम है अग्नाशय होता है। चलिए आगे देते हैं, अग्नाशय के बारे में हम लोग जानते हैं, अग्नाशय होता क्या है। तो अग्नाशय जो है पेनक्रियाज ग्लैंड्स इसी को कहा जाता है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला होता है अधिवृक्क, दूसरा है ये थायराइड्स ग्लैंड्स होता है। मिश्रित ग्रंथि है, इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं, जैसे LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसको लेट से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन भी कह सकते हैं। अग्नाशय का ही एक भाग लैंगरहेंस की दीपिका होता है, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा। ये 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। बात है अल्फा कोशिका क्या होता है? इससे ग्लूकेगॉन निकलता है जो शरीर के ग्लूकोज की स्तर को बढ़ाती है। यह ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। बीटा कोशिका क्या होता है? इससे इंसुलिन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन जो कि प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन हार्मोन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। अतः इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन में ZN जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन जल में घुलनशील है। इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज या शुगर या चीनी या बीमारी हो जाता है। याद कर लेना है, इसे भी VVI क्वेश्चन बन जाता है, जो किसके अधिकता के कारण डायबिटीज बीमारी हो जाता है? तो मधुमेह। गामा कोशिका, इससे सेमेस्ट्रॉन निकलता है जो भोजन के स्वयंगीकरण के लिए आवश्यक होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम इससे वस्तु उभयनिष्ठ प्रश्न हम करा देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे UPPCS में पूछा गया था। ये सब महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है, हम सभी का आंसर की कराने जा रहे हैं। आप लोग बारीकी से अगले वीडियो तक बने रहिएगा। धन्यवाद।